नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी ने स्वर्गीय चंदन राम दास की पत्नी पार्वती दास का नामांकन किया। नामांकन के दौरान कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहे। वहीं भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास ने कहा कि मैं अपने पति पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बीजेपी की जीत का दावा किया और कहा कि बीजेपी बड़े अंतर से बागेश्वर का उपचुनाव जीतेगी। देखिए, आज नामांकन का दिन है और जिस प्रकार का उत्साह बागेश्वर की जनता के अंदर मैं देख रहा हूँ, ये निश्चित रूप से चंदन रामदास के कार्य का प्रभाव है। प्रत्याशी घोषणा के बाद से ही पूरे बागेश्वर के अंदर एक उत्साह का वातावरण था, कार्यकर्ता उत्साहित हैं और मैं कह सकता हूं कि आज का जो नामांकन है अभी तक के बागेश्वर के इतिहास में सबसे बड़ा संख्या का नामांकन रहने वाला, बड़ी संख्या में लोग रहने वाले हैं। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी नामांकन अवसर पर हमारे मध्य रहेंगे। हमारे जिले के प्रभारी सौरभ बहुगुणा जी हैं और हमारे क्षेत्र के विधायक, पूर्व विधायक, जिला पंचायत के अध्यक्ष, हमारे तीनों ब्लॉक प्रमुख, सब प्रमुख जो यहाँ के स्थानीय से लेकर और विधानसभा स्तर के सांसद तक हमारे अजय टमटा जी रहने वाले हैं। तो व्यापक रूप से कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह अर्जित हो। इस भाव के साथ मैं भी लगातार 3 दिन अब हमारे चारों मंडलों के मैं रहने वाला हूँ। पन्ना की हमारी जो 11 लोगों की टोली है उससे मैं बातचीत करने वाला और मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूँ कि हम बागेश्वर का चुनाव प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। पहले भी कांग्रेस जमानत जब्त हुई, आगे भी कांग्रेस जमानत जब्त। जनता पार्टी हर चुनाव को बहुत ही सीरियसली लेती है और हमने उनकी धर्मपत्नी पार्वती दास जी को टिकट दिया है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि और मैं हर चैनल में ये बात कहता हूँ कि 3 सबसे बड़े कारण हमारे जीतने के चंदन रामदास जी का जो लोगों से यहाँ पे रिश्ता रहा है, जो उनका प्यार लोगों की तरफ रहा है और उनके परिवार को लोगों ने प्यार दिया है, जो भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक शक्ति है, और तीसरा माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो काम करके 1.5 साल में जो उनका नेतृत्व रहा है, ये 3 हमारे सबसे बड़े कारण रहेंगे चुनाव जीतने के। देखिए, कांग्रेस के पास ऑप्शन क्या था? कांग्रेस के तो जो पैनल में प्रत्याशी थे वो तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर गए और उन्होंने खुद अपने स्टेटमेंट में ये बात बोली है कि मैं पुष्कर सिंह धामी जी के कामों से इम्प्रेस होकर, उनके नेतृत्व से प्रभावित होकर मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो कांग्रेस को तो इम्पोर्ट करना ही था। और ये तो, और मैं बसंत जी के बारे में क्योंकि मैं उनको पर्सनली नहीं जानता, लेकिन जितना मैंने उनकी राजनीतिक हिस्ट्री देखी है, प्रभारी मंत्री के रूप में जितना मैंने उनके बारे में लोगों से बात करी, जितना मैंने समझा है, वो पहले बीएसपी से लड़े चुनाव, फिर वो आम आदमी से लड़े, आज वो कांग्रेस में है। तो मुझे जहाँ तक दिखता है कि ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसको सिर्फ सत्ता का लोभ होता है, सेवा का उसका कोई वो नहीं है। वो सिर्फ सत्ता पाने के लिए पार्टी चेंज करते हैं बार बार। और चंदन रामदास जी की उनके परिवार की यही खासियत रही है कि वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी में रहे, 4 बार नेतृत्व यहाँ का दिया, 4 बार यहाँ पे विकास योजनाओं को धरातल पे उतारा। तो वो सेवा भाव से काम करते। चमोली जनपद में बीते 19 जुलाई को नमामि गंगे प्लांट में बड़ा करंट हादसा हुआ, जिसमें कुल 16 लोगों की मौत हो गई। वही बताया जा रहा है कि इस हादसे में एक पुलिस उप निरीक्षक और 3 होमगार्ड के जवान भी शहीद हो गए, जिसके बाद होमगार्ड के 3 जवानों को स्वतंत्रता दिवस पर श्रद्धांजलि देते हुए मृतक आश्रितों को 30-30 लाख के चेक का वितरण किया गया। अच्छा मदद किया, हमारे साहब बहुत अच्छे हैं, सब ठीक है, हमारे साहब अच्छे भी है। शहीद हो गई हमारा आदमी, इज्जत बहुत अच्छी हुई। हमारे यहाँ पर सैलरी अकाउंट होते हैं, होमगार्ड के जो सैलरी अकाउंट है उसके उस बिहाफ पे देते हैं। अब होमगार्ड को जो सैलरी अकाउंट खुलता है सर, उस पर हम एक्सीडेंटली कुछ भी होता है तो उसको 30 लाख रुपए देते हैं। उसके चाइल्ड के अगर 22 साल से नीचे का बच्चा है उसके चाइल्ड के लिए, बेटी के लिए 4 लाख रुपए और बेटी के लिए 8 लाख रुपए और बेटी के लिए 4 लाख। नमामि गंगे ट्रीटमेंट में हमारे 3 होमगार्ड्स रेस्क्यू टीम में शामिल थे और वो शहीद हो गए थे। शहीद होने के उपरांत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 20 तारीख को आकर के उनको श्रद्धांजलि दी गई थी और इसके उपरांत उनके दाह संस्कार में सम्मिलित हुआ। और मैंने जो जितने भी विभागीय देयक थे 2,10,000 रुपया प्रत्येक आश्रित को कल्याण कोष से सहायता दी गई थी। हमारे कमांडेंट जनरल केवल खुराना महोदय द्वारा उनको आदेश थे कि उनके पैतृक गांव जाकर के वहीं पर उनको चेक दिया जाए, तो वो मैंने 21 तारीख को जाकर के वहाँ पे कल्याण कोष का चेक दिया था। इसके उपरांत हमारे कमांडेंट जनरल महोदय के निर्देशानुसार उनके कुशल नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, यह मुझे निर्देशित किया गया कि इस प्रकरण को, जिसमें 30 लाख रुपए निःशुल्क बैंक सैलरी में दे थे, 30 लाख रुपए, इसको साहू तुम तत्काल 10 डेज के अंदर इसको करवा दो। इसके उपरांत मैं
जितने भी बैंक प्रबंधक थे उनको उनके पास जा कर के मैंने उनसे कहा कि जो भी आपको कागजात चाहिए आप मुझे बता दीजिए, मुझे एक सूची दे दीजिए। उन्होंने मुझे एक सूची दी और मैंने उसको 5 दिन के अंदर समस्त जो उनके कागजात थे वो सब मैंने इकट्ठा करवाए और इसके उपरांत प्रत्येक दिन बैंक में जा कर के कि ये कल्याण कोष मतलब ये धनराशि जो दुर्घटना बीमा की थी 30 लाख रुपए, इसको किसी भी चमोली में बीते दिन ब्रह्मताल के पास हुए वृक्षपात में बुकरोटा गदेरे में 100 मीटर सड़क बह गई, जिसमें बाड़ गांव का संपर्क देश और दुनिया से कट गया। बता दें कि बाड़ गांव विश्व प्रसिद्ध रूपकुंड के निचले हिस्से में बसा हुआ है और इस गांव के बाद पूरा हिमालय क्षेत्र शुरू होता है। वहीं जानकारी देते हुए सामाजिक कार्यकर्ता हीरा सिंह गढ़वाली ने बताया कि बूराकोट गोदरे में सड़क अवरुद्ध होने से वाड़ गांव की जनसंख्या गांव में कैद होकर रह गई है, जिससे ग्रामीणों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अभी वाड़ पहुंचा हूँ और वाड़ के आगे रास्ते में पहुंचा। नीम का जो नीम गजरा है और वाड़ के जो गजरा पड़ता है, बहुत दयनीय स्थिति होती है। पूरा यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पर जो बादल खड़ा वाड़ में जो बुरी स्थिति हुई थी, आप देख सकते हैं, बहुत दयनीय स्थिति होती है। यहाँ पर प्रशासन शासन सब आए थे, लेकिन उस गजरे के कारण यहाँ पे आ नहीं पाए, वाड़ के लिए आ नहीं पाए। और कल उन्होंने आश्वासन दिया है कि कल हम पूरा से वाड़ के लिए आएंगे किसी भी हालत में। और आप देख सकते हैं ये पूरा टूट चुका है और स्थिति बहुत दयनीय हो सकती है। देखते हैं कब तक इसका इंतजाम। अभी वाड़ पहुँचा हूँ। गाँव के सारे जो हमारे गांव को जोड़ने वाले पुल थे वो सारे टूट गए थे। सिर्फ एक ही पुल बचा है जो पीरी कोडोना और खर्चा को जोड़ता है। तो इस पुल को बचाने के लिए हम सभी ग्रामीणों ने आपस में सलाह किया कि हम इस पुल को बचाने के लिए सभी आपस में श्रमदान करेंगे, ताकि हमारा थोड़ा ये पुल बचे। और जो पीरी के लोग वहीं अटके, उनका उधर का रास्ता भी पूरा टूट चुका है। तो वहाँ गांव और पीरी को जोड़ता था वो पुल भी चले गई है। तो हम इस पुल को बचाने के लिए सभी गांव वाले श्रमदान कर रहे हैं। ये पुल बचे तो हमारे बच्चे स्कूल जा सके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऊपर के भी इधर के भी यहीं अटक गए हैं। गाँव के 5 हमारे यहाँ जो है परसों बादल फटने से बहुत बड़ी तबाही हो चुकी है। बुराकोट गदेरा जो है 2016 में भी बह गया था, वहाँ पे भी 2016 में भी आपदा आई थी। दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि वहाँ पे सरकार ने, हमारी विधायिका मुन्नी देवी जी ने भी कहा था कि यहाँ पे तुरंत पुल बनेगा, लेकिन आज ग्राउंड जीरो पे जो है वो पुल अभी बना नहीं है। और जो है कि यहाँ पे बहुत बड़ी त्रासदी परसों को हुई है, बहुत बड़ी खाई बन चुकी है। 6 महीने 2016 में लगे थे, इस बार भी शायद 6 महीने ही लगेंगे रोड खुलने में। गांव वाले बहुत परेशान हैं। शासन प्रशासन भी क्या करेगा, क्योंकि कल यहाँ पे हमारे जोठाण जी एसडीएम साहब आए थे और तहसीलदार साहब नेगी जी आए थे, पटवारी जी आए थे, एक्शन साहब आए थे और हमारे रेंजर साहब आए थे, थपलियाल जी। सभी लोग वहाँ पे मुआयना करने आए थे, लेकिन कोई पार नहीं कर पाए। आज भी शायद यहाँ पे सारे विभाग की टीम आ रही है, लेकिन अभी भी रोड खुलने की कोई चांस नहीं है। विभाग का जिन लोगों को आवाजाही के लिए जो है कि यहाँ पे लकड़ी का पुल बना देते हैं, क्योंकि वहाँ पे पूरी जमीन जो है और पूरा वहाँ पे हिस्सा खिसक के जो जोशीमठ ब्लॉक के हेलिंग कस्बे में 15 अगस्त की देर शाम एक आवासीय भवन टूट गया, जिसमें करीब 7 लोग मलबे में दब गए। वहीं प्रशासन को उसकी सूचना मिलते ही एसडीआरएफ एनडीआरएफ के साथ मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया और 7 लोगों को मलबे से निकाला। वहीं आनंद फानन में 5 लोगों को सीएससी जोशीमठ में भर्ती कराया गया, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हथीबड़कला स्थित अपने आवास पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी और सराहना करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पार्टी को यहां तक पहुंचने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके पक्ष और विपक्ष के नेताओं में काफी बड़ा सम्मान था। वह इस मौके पर भारी संख्या में लोग वहां पर मौजूद रहे। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सूरवीर सिंह सजवान ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर दावा किया कि कांग्रेस पार्टी राज्य की 5 लोकसभा सीटों में से कम 3 सीटों पर तो जीत दर्ज करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य की जनता इस वक्त बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से भरी है। ऐसे में जनता चुनाव में भाजपा को हराकर इसका जवाब देगी। देखिए, लोकसभा में कांग्रेस बहुत मुस्तैदी से चुनाव लड़ेगी और मैं दावे के साथ कह सकता हूं
मैं कोई लफाजी नहीं करता। कम से कम 3 सीटें कांग्रेस उत्तराखंड से लाएगी और अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लोगों ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा दिया तो 2009 भी रिपीट हो सकता है। तो मैं इसलिए ये कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस का कार्यकर्ता, उसका जो मनोबल कमज़ोर हुआ था पिछले विधानसभा के चुनाव में कि जीती हुई बाजी हार गए हम, और जिन कारणों से आ रहे हैं, जो लोग जिम्मेदार हैं वो एक्सेप्ट करें कि क्यों हुआ ऐसा, तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। और जिस दिन वो उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया उस दिन कार्यकर्ता को पता लगेगा कि वास्तव में किन कारणों से उन्होंने। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हाथी बड़कला स्थित अपने आवास पर जर्मनी से आए प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में ऑर्गेनिक खेती, फूड प्रोसेसिंग सहित कई विषयों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जर्मनी और भारत ऑर्गेनिक खेती और फूड प्रोसेसिंग में मिलकर काम करेंगे। वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को विश्व स्तरीय पहचान दिलाने के लिए भी कई विषयों पर बातचीत की गई। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय भारत रत्न वाजपेयी जी की 5वीं पुण्यतिथि है। आज भारतीय जनता पार्टी जिस स्थान पर पहुंची है, उस स्थान में पहुंचाने में वाजपेयी जी का अभूतपूर्व योगदान है। क्या कहूं कि उन्हीं की वजह से आज भारतीय जनता या पार्टी को अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिनको अजात शत्रु कहा जाता था, आपको साथ ध्यान होगा नरसिम्हा राव ने एक बार भारत का विरोध करने के लिए क्वेश्चन में होते हुए वाजपेयी जी को भेजा, और जब आप बोलते थे तो फिर ड्रॉप साइड हो जाता था। लोग बड़े गंभीरता से उनकी बात को सुनता थे। आज 5 साल पहले 93 वर्ष की आयु में उन्हें छोड़कर चले गए। और मैं तो व्यक्तिगत रूप से भी, मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता था, के एक कार्यक्रम में वाजपेयी जी जैन धर्मसा में आए थे, तो व्यक्तिगत रूप से मेरा उनसे सम्मान था। तो आज वन रैंक वन पेंशन माननीय मोदी जी ने लागू की है, उसने मुझे ऑप्शन दिए। मैंने उनसे कहा सर ये वन रैंक केदारनाथ यात्रा में घोड़ा खच्चर संचालन के बारे में सचिव पशुपालन वीवीआरसी पुरुषोत्तम ने जानकारी देते हुए बताया कि केदारनाथ यात्रा में घोड़े का संचालन केवल दिन में किया जाएगा और घोड़े से पूरे दिन में केवल एक ही ट्रिप की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान घोड़े को कितना वजन लेकर जाना है, इसके लिए भी हाई कोर्ट में चर्चा की गई। वहीं सचिव ने कहा कि यात्रा मार्ग में लगभग 4 अस्पताल खोले जाएंगे, जिसमें 2 टेम्परेरी अस्पताल और 2 अस्थायी अस्पताल शामिल होंगे और यात्रा में जाने से पहले घोड़े की मेडिकल जांच की जाएगी। केदारनाथ में एवं अन्य यात्रा मार्ग पर जो घोड़ा संचालन हेतु माननीय उच्च न्यायालय में अजय गौतम जी एवं गौरी मोलकी जी ने एक पीएल डाला है। इसके संबंध में तमाम निर्देश अभी हाल में दिए गए हैं, पिछले गुरुवार में दिए गए हैं। उसमें मुख्यतः ये है कि यात्रा का संचालन सिर्फ दिन में ही किया जाएगा और रात को नहीं की जाएगी, और घोड़ा सिर्फ एक ही ट्रिप मार सकती है, एक दिन में एक ट्रिप मार सकती है। और उसका जो वज़न है, जितने वज़न ले जाना है, उसके बारे में भी माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश जारी किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय में काफ़ी अच्छा बहस हुई है। पिटिशनर ने भी माना है कि उत्तराखंड सरकार ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया गया है, लेकिन ज़मीन की वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा वहाँ पर कमियाँ पाई गए हैं। उसको दूर करने के लिए जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग भी वहाँ पर वीसी के माध्यम से जुड़े हैं। उसके बाद हमने ये प्लानिंग किया है कि वहाँ पर 4 अस्पताल, नया अस्पताल खोलेंगे। वहाँ पर 4 + 2 टेम्पररी अस्पताल और 4 स्थायी अस्पताल वहाँ पर यात्रा मार्ग में खोला जाएगा। और यात्रा से जाने से पहले हर घोड़े का एक बार जांच होगी, क्या वो स्वस्थ हालत में है या नहीं, और स्वस्थता में नहीं है तो उसको हम चलाने नहीं देंगे। माननीय उच्च न्यायालय ने ये भी आदेश दिया कि घोड़ा के साथ साथ घोड़ा संचालक है,
उनके ऊपर भी कार्रवाई करे। अगर कोई घोड़ा संचालक अस्वस्थ घोड़े को लेके जा रहे हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करना चाहिए करके निर्देश दिए। आज हम महादेश्वर घाटी में अतिवृष्टि के कारण ग्राम गोंडार में पैदल मार्ग को जोड़ने वाले पुल के कुछ हिस्सा टूट गया, जिसमें भारी संख्या में यात्री फंस गए। वहीं यात्रियों के फंसे होने की सूचना मिलते ही श्री मणिकांत मिश्रा ने एसडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू करने के आदेश दिए। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ टीम ने फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।